हार्दिक नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई ठीक चल रही होगी। और हम लोगों की ये जो ब्रह्मास्त्र श्रृंखला चल रही है, आज बेसिकली ये महात्मा गांधी पर फोकस्ड है। मुझे उम्मीद है आप सब क्लास में आ चुके होंगे। कॉपी पेन लेकर जल्दी से बैठिए और हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सबको बहुत धैर्य से उत्तर देना है। ये ध्यान रखना है, प्रश्न आपके परीक्षा भवन में बहुत जल्दबाजी में गलत होते हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये जल्दबाजी खत्म हो और हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। आप चाहें तो इस क्लास को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और आपकी स्क्रीन पे पहला प्रश्न आ रहा है, गांधी से ही जुड़ा हुआ है। बहुत ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। प्रश्न ये कह रहा है कि गांधी के जीवन एवं उनके दर्शन पर सर्वाधिक किस पुस्तक का प्रभाव पड़ा, जिसे गांधी ने अपने सार्वजनिक जीवन में स्वीकार भी किया है। आपके पास चार ऑप्शन हैं, श्रीमद् भगवद गीता है और कुरान मजीद है, तोहरा और बाइबल। इन चार पुस्तकों में एक चुनना है और आप चाहें तो रिप्लाई कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है आपने जवाब सही दिया होगा और इसमें सही जवाब है श्रीमद् भगवद गीता। गांधी खुद भी कहते हैं कि जब निराशा मेरे जीवन में, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार होता है, निराशा मुझे घेर लेती है, तब मैं श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ता हूँ और मेरे सामने एक नया रास्ता खुलता है, मेरे सामने आशा की नई किरण आ जाती है। तो गांधी के जीवन पर सर्वाधिक तौर पर किस पुस्तक का प्रभाव पड़ा, तो ध्यान रखिएगा वो है श्रीमद् भगवद गीता। और अब आप देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। इस प्रश्न को ध्यान से देखिए और आपको सही कथन चुनना है गांधी के अनुसार। बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ईश्वर ही सत्य है, सही है या गलत है? वो कह रहे सत्य ही ईश्वर है, अहिंसा कायरों का अचूक अस्त्र है, या फिर साधन कुछ भी हो परंतु साध्य पवित्र होना चाहिए। इन चार ऑप्शंस में आपको एक प्रश्न, एक विकल्प सही है वो चुनना है। वो कह रहा है सही कथन चुने। रिप्लाई करेंगे आप लोग? तो मैं समझता हूं जवाब आपने लगभग सभी ने सही दिया होगा और जवाब है सत्य ही ईश्वर है। ये प्रश्न किसी छात्र ने मेरे पास भेजा था कि सर इसको डिस्कस कर दीजिएगा। गांधी देखिए पहले तो कहते हैं, जब उनका प्रारंभिक करियर है और जो उनका प्रारंभिक वैचारिक जो दर्शन है उसकी शुरुआत है, तब वहां पर कहते हैं ईश्वर सत्य है, यानी द गॉड इज द अल्टीमेट ट्रुथ। अब एक बड़ी बात हो गई, उनके गांधी के एक बचपन के मित्र थे, नास्तिक थे। वो कहते हैं कि भाई अगर मैं ईश्वर में विश्वास नहीं करता लेकिन सारे नैतिक आचरणों का पालन करता हूं, झूठ नहीं बोलता हूं, किसी को परेशान नहीं करता हूं, चोरी नहीं करता हूं, तो क्या मैं आस्तिक नहीं हूं? तब गांधी ने इस सेंटेंस को बदलकर यह कर दिया कि सत्य ही ईश्वर है। नो गॉड इज एवर बिगर देन ट्रुथ। सत्य से बड़ा कोई ईश्वर नहीं है। और अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें तो गांधी के इस दर्शन पर कहीं ना कहीं कबीर का प्रभाव भी परिलक्षित होता है। ध्यान दीजिएगा, सत्य ही ईश्वर है। इस वाक्य पर कहीं ना कहीं कबीर भी दिखाई पड़ते हैं। कबीर कहते हैं ना, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। जिसके हृदय में सत्य का वास है उसके हृदय में मान के चलिए ईश्वर का वास है। तो ये ध्यान रखिएगा, सत्य ही ईश्वर है। गांधी का ये स्टेटमेंट सही है। अहिंसा कायरों का अचूक अस्त्र है, गलत है। वो कहते हैं अहिंसा बलवान व्यक्ति का बल है। कायर कभी अहिंसक कैसे हो सकता है? अहिंसा उसे शोभा देती है जो समर्थ हो, बलवान हो। मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। और यहां पर साधन कुछ भी हो परंतु साध्य पवित्र होना चाहिए। गांधी कहते हैं नो, हमारा साधन भी पवित्र होना चाहिए और
साध्य भी पवित्र होना चाहिए, साध्य और साधन दोनों पवित्र होना चाहिए। फिलहाल मुझे उम्मीद है ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तीसरे क्वेश्चन पे नज़र डालिए। और एक बढ़िया बात है, ये कह रहा है कि अहिंसा का सिद्धांत जियो और जीने दो भारत में सर्वप्रथम किसने दिया। अहिंसा का सिद्धांत जियो और जीने दो, ये सिद्धांत सर्वप्रथम भारत में किसने दिया। भारत में सर्वप्रथम किसने दिया? ध्यान दीजिएगा, गांधी हैं, महात्मा बुद्ध हैं, महावीर स्वामी हैं और आदि गुरु शंकराचार्य हैं। मुझे बता सकते हैं? तो इसमें सही जवाब है महावीर स्वामी। बहुत विशेष प्रश्न है। मुझे उम्मीद है आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पे आज क्लियर हो जाएंगे। आप ये ध्यान रखिएगा, जियो और जीने दो का सिद्धांत तो महावीर स्वामी ने दिया है। हाँ, महात्मा गांधी ने अहिंसा का पहली बार एक अस्त्र के रूप में उपयोग अपने सत्याग्रह में किया। गांधी ने सत्याग्रह के हथियार के रूप में अहिंसा का प्रयोग एक राजनीतिक अस्त्र के रूप में किया, सत्य और अहिंसा। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि गांधी अहिंसा का एक राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट ऐसे आता है कि जियो और जीने दो, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो ये कॉन्सेप्ट देने वाले, ये सिद्धांत देने वाले महावीर स्वामी हैं। मुझे उम्मीद है आपकी जो पढ़ाई है वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही होगी। और इस पुस्तक को देखिए, इस प्रश्न को देखिए और इसमें छिपे हुए प्रश्न को देखिए। वो कह रहा है कि एक लेखक के रूप में गांधी की प्रथम कृति, गांधी की पहली बुक कौन सी है? लंदन गाइड है, बाल पोथी है, हिंद स्वराज है और सर्वोदय है। जवाब अगर आप दे पाएं तो देंगे जवाब, और मैं बताता हूं। और ये सही जवाब है लंदन गाइड, सही जवाब है लंदन गाइड। और एक प्रश्न यहाँ पर यह भी है कि हिंद स्वराज कब लिखी गई थी? तो 1909 ईस्वी में लिखी गई थी, एक बात। दूसरी बात यह है कि ये सर्वोदय जॉन रस्किन की पुस्तक है एक, ध्यान रखिएगा, ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। जॉन रस्किन की पुस्तक है अनटू द लास्ट। ये इस पुस्तक का गुजराती अनुवाद है, गांधी ने किया है सर्वोदय के नाम से, ठीक है। ये प्रश्न भी कई बार इस तरह से आया है कि जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट का गुजराती अनुवाद किसने किया है? तो गांधी जी ने किया है, सर्वोदय के नाम से किया है। और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, जो गांधी की आत्मकथा है माय एक्सपेरिमेंट्स, अब मुझे बात याद आ रही है तो मैं आपसे डिस्कस कर दे रहा हूँ, माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। तो ध्यान रखिएगा, ये पुस्तक मूलतः गुजराती भाषा में लिखी गई थी। अगर ये कहता है, प्रश्न इस तरह से आता है, मान लीजिए कि ये बताइए गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी? तो जवाब है गुजराती भाषा में लिखी, ठीक है। उसका अंग्रेजी अनुवाद उनके निजी सचिव महादेव देसाई ने किया था, महादेव देसाई। और वो नाम तब पड़ता है माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। हिंदी में ये सत्य के साथ मेरे प्रयोग के नाम से जानी जाती है। तो अब आई थिंक बहुत सारी बातें यहाँ पर आपको पता चली होंगी और आप नोट करिए, ध्यान रखिएगा। मैं अब आपके सामने लगातार कोशिश करूंगा इस तरह के प्रश्नों को जो अक्सर करके डाउट हैं और जहां पर आपको दिक्कत आ रही है, आप चाहें तो मेरे पास अपनी क्वेरीज भेज भी सकते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे। और इन प्रश्नों को आप तैयार करिए क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं पर ये सब प्रश्न पूछे जा चुके हैं। आप इनको भी देखिएगा। मैंने अभी बताया इसी बात को कि जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट का गुजराती अनुवाद है और किया किसने? गांधी जी ने किया है। मुझे उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे होंगे। अगले प्रश्न पर जल्दी से नजर डालिए। प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान फ्रैंक मॉरिस ने गांधी के लिए कौन सा चर्चित उपाधि सूचक शब्द प्रयोग किया? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फ्रैंक मॉरिस को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर।
कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर अक्सर करके थोड़ी सी गलती भी हो सकती है। तो वो प्रश्न ये है, वो ये कह रहे हैं कि ये बताइए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान फ्रैंक मॉरिस ने गांधी के लिए कौन सा चर्चित उपाधि सूचक शब्द प्रयोग किया। चर्चित है वो थोड़ा सा, देशद्रोही फकीर है, या फिर अधनंगा फकीर है, या फिर प्रोफेशनल रीडर है, या फिर कर्मवीर है। और आई थिंक आप शायद जवाब दे पाएंगे, काफ़ी लोग जवाब दें तो बेहतर है। और सही जवाब है अधनंगा फकीर। ध्यान रखिएगा, ये अधनंगा फकीर। गांधी को अधनंगा फकीर पहली बार किसने कहा? वो है फ्रैंक मॉरिस। और कब कहा? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान कहा। फ्रैंक मॉरिस का वो स्टेटमेंट अगर आपको याद ना हो तो मैं रिपीट कर देता हूं एज इट इज, जैसा उन्होंने कहा था। वो कहते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान इस अधनंगे फकीर के द्वारा सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियों को चढ़ते हुए देखने का दृश्य, सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियों को देखने का दृश्य अपने आप में अद्भुत और विस्मयकारी प्रभाव उत्पन्न करने वाला है। ये बड़ी बात है, फ्रैंक मॉरिस कह रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये डाउट आप ध्यान रखिएगा, अक्सर करके ये प्रश्न आया है कि गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा। बाय द वे, मान लीजिए, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर फ्रैंक मॉरिस ऑप्शन में नहीं है तब आप ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली विंस्टन चर्चिल का वो स्टेटमेंट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, कुछ दूसरा है। वो कहते हैं कि उस समय तक कि जब हम पूरी दुनिया में सब जगह जीत रहे हैं, इस कमबख्त देशद्रोही बुड्ढे ने या इस देशद्रोही फकीर ने हमारी नाक में दम कर दिया है। अब चूंकि परेशानी ये है कि कभी कभी गांधी को अधनंगा फकीर के लिए पूछा गया है, ऑप्शन में फ्रैंक मॉरिस नहीं है, तो आप विंस्टन चर्चिल को चुन सकते हैं। क्लियर हो रहा है? और एक प्रश्न को लेके बहुत हमेशा डाउट है, गांधी को प्रोफेशनल रीडर किसने कहा है? गांधी को प्रोफेशनल रीडर किसने कहा है? तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों ही बातें मैंने एक जगह पर इकट्ठा कर दी हैं। पहली बात तो ये, देशद्रोही फकीर या बुड्ढा कहने वाले विंस्टन चर्चिल, और प्रोफेशनल रीडर की उपाधि मार्टिन बर्गेस ग्रीन। ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न को लेकर के भी आप में काफ़ी कन्फ्यूज़न है, डाउट है। वो प्रोफेशनल लीडर कौन कहता है? तो मार्टिन बर्गेस ग्रीन। ध्यान रखिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए। और अगले प्रश्न पे आप नज़र डालिए। मुझे उम्मीद है ठीक चल रहा है सब कुछ हम लोगों का, और पढ़ाई भी आपकी ठीक चल रही होगी। होली का त्यौहार भी सामने है, और पढ़ाई मत बंद करिएगा। एक दो दिन चलिए, मान लिया कि थोड़ा सा परिवार में आप एंजॉय करिए, लेकिन इस पढ़ाई को मेंटेन रखिए। परीक्षा होने की संभावना जब भी है, लेकिन फाइट अल्टीमेट वही छात्र या छात्रा कर पाएंगे इसमें जिन्होंने लगातार पढ़ाई को पूरी कंसिस्टेंसी से किया है। ठीक है, इस प्रश्न को देखिए, भारत वापस लौटने पर किन्होंने गांधी को सलाह दी? जब गांधी लौटे हैं, यानी कि गांधी, एक बड़ी बात है, देखिए 1893 में साउथ अफ्रीका गए। 1893 में गांधी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। ठीक है, और कब लौटे हैं? तो ये कह रहे हैं भारत वापस लौटने पर। तो भारत वापस लौटने पर यानी कि दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटने पर। इस प्रश्न को आप ऐसे कर सकते हैं, लौटे कब हैं गांधी? तो ये ध्यान रखिएगा, 9 जनवरी 1915 को लौटे हैं। 9 जनवरी 1915 में लौटे हैं। इतना लंबा समय गांधी ने साउथ अफ्रीका में बिताया। तो जब गांधी भारतीय राजनीति में प्रवेश करते हैं, उसके पहले, भारतीय राजनीति में प्रवेश करने के पहले किन्होंने उनसे कहा कि वो पहले 1 वर्ष तक संपूर्ण भारत का भ्रमण करें और भारतीय जनमानस की समस्याओं से पूर्णतः परिचित हो जाएं। अभी ये सही वक्त नहीं है कि वो राजनीति में प्रवेश करें।
मेरी बात समझ पा रहे होंगे। और यही प्रश्न एक बार ऐसे भी आया है, मुझे बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है। और वो प्रश्न ऐसे आया है कि किसने गांधी को सलाह दी कि वो 1 वर्ष तक मौन धारण करके, आंखें खुली रख के 1 वर्ष तक आंखें और कान खुले रखें और मुंह बंद रखें और पूरे भारत का भ्रमण करें। यानी कि आंख और कान खुले हों, आप ठीक से ऑब्जर्व करिए, लोगों की समस्याओं को सुनिए, मुंह बंद रखिए, अभी कुछ बोलिए मत, पहले यहाँ की समस्याओं से पूर्णतः परिचित हो जाइए, तभी भारतीय राजनीति में प्रवेश करिएगा। 4 ऑप्शन है आपके पास, मदन मोहन मालवीय हैं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हैं, और गोपाल कृष्ण गोखले हैं, और महागोविंद रानडे हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब 100% छात्रों को पता है। प्रश्न थोड़ा लंबा सा हो गया है, और सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले, और सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। ठीक है, गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। इस प्रश्न को भी याद रखें, सरल प्रश्न है। और जैसा कि हमेशा छात्र कहते हैं सर सरल प्रश्न है, तो मैं आपको बताता हूं, सरल प्रश्न अक्सर परीक्षा भवन में गलत होते हैं। ठीक है, और गोखले के राजनीतिक गुरु हैं महागोविंद रानडे, ध्यान रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु हैं महागोविंद रानडे। और रानडे साहब को महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा गया है। ठीक है, नई बातें आ रही हैं, ध्यान रखिए। तो गांधी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए हैं, 9 जनवरी 1915 में वापस लौटे हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि इतने वर्षों तक लगातार वो साउथ अफ्रीका में रहे, बीच में वो भारत आते जाते भी रहे हैं, और यहाँ से भी लोग वहाँ गए हैं गांधी से मुलाकात करने के लिए। तो फिलहाल आप इस प्रश्न में आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और अगले प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। और क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता, नाम ध्यान रखिएगा, तरुण राम फूकन ने गांधी के किस आंदोलन का प्रखर विरोध किया। वो तरुण राम फूकन साहब किस आंदोलन का विरोध कर रहे हैं, और जवाब है सविनय अवज्ञा आंदोलन। और अगला विकल्प है चंपारण आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन। तो आई थिंक इसमें कितने छात्र जवाब दे पाएंगे, छात्राएं कितनी जवाब दे पाएंगे, ध्यान रखिए, बिल्कुल ठीक है, कुछ लोगों ने सही जवाब दिया है, और सही जवाब है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तरुण राम फूकन जी ने गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन का विरोध किया था। और एक प्रश्न कभी कभार ऐसा भी आया है, ये ध्यान दीजिएगा, कि चंपारण आंदोलन का विरोध किसने किया था, मुझे बताएंगे? चंपारण आंदोलन का विरोध करने वाले, गांधी के चंपारण आंदोलन का विरोध किसने किया? तो उनका नाम है, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं और सही याद कर पा रहा हूं, उनका नाम है एनजी रंगा। क्या नाम है? एनजी रंगा। एनजी रंगा साहब ने गांधी के चंपारण आंदोलन का विरोध किया। तरुण राम फूकन ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का विरोध किया। एक ही प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न मिल रहे हैं। और अगले प्रश्न पे आप आइए और देखिए, ये सामने आपके ये रिमार्क ऑलरेडी यहाँ पर है कि एनजी रंगा ने चंपारण आंदोलन का विरोध किया। फिलहाल आप अगले प्रश्न को देख लीजिए, और ये कह रहे हैं कि बारदोली प्रस्ताव का संबंध किस बात से है। इस प्रश्न को देखिए, बारदोली प्रस्ताव का संबंध है, ये ऑलरेडी है क्या? रॉलेट सत्याग्रह स्थगन प्रस्ताव से, असहयोग आंदोलन स्थगन प्रस्ताव से, भारत छोड़ो आंदोलन स्थगन प्रस्ताव से, या फिर बारदोली सत्याग्रह प्रारंभ करने के प्रस्ताव से। बारदोली प्रस्ताव था क्या बेसिकली, मुझे बताएंगे? और बिल्कुल ठीक जवाब है इसमें, असहयोग आंदोलन स्थगन प्रस्ताव से। ठीक है ना? ये आपको पता है कि गांधी ने बाद में जब असहयोग आंदोलन को रोका, ये भी पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन रोके जाने के समय, या फिर ये पूछा जाता है कि ये बताइए चौरी चौरा की घटना के समय गांधी कहाँ थे। तो गांधी चौरी चौरा की घटना के समय, ध्यान दीजिएगा, गांधी चौरी चौरा की घटना के समय बारदोली में है। और इस घटना से गांधी काफ़ी दुखित हो गए, काफ़ी विक्षुब्ध हो गए,
और उन्होंने एक आपातकालीन कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई और उसमें उन्होंने असहयोग आंदोलन को तत्काल प्रभाव से रोक दिया। तो ये जो स्थगन प्रस्ताव है ये कहलाता है बारदोली प्रस्ताव। मुझे एक प्रश्न और याद आ रहा है, भारत की स्वतंत्रता के समय गांधी कहाँ थे? भारत को जब आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947, तो ऐसा दिखता है कि कहीं भी आज़ादी के समारोह में कहीं पर गांधी दिखते नहीं हैं। पूरे आज़ादी के समारोह में गांधी कहीं दिखते नहीं हैं। गांधी कहाँ थे? ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। स्वतंत्रता के समय गांधी वेस्ट बंगाल में नोआखाली में थे। आज़ादी के समय गांधी कहाँ थे? नोआखाली में थे। उनके लिए एक ऐसा लिखा गया है एक पुस्तक में, मैं सेंटेंस पूरा वैसे का वैसा पढ़ता हूँ कि आज़ादी के जश्न में जो एक व्यक्ति शामिल नहीं हुआ वो थे गांधी। वो थका हारा बूढ़ा राष्ट्रपिता अपने थके कदमों से गांव-गांव चलकर सांप्रदायिकता की आग में झुलसे हुए लोगों के साथ प्रेम और सहानुभूति बांट रहा था, वो थे गांधी। तो गांधी इस समय वेस्ट बंगाल में हैं, नोआखाली में हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा सांप्रदायिक दंगे फैले थे। और आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि गांधी ने अकेले जाकर इन दंगों को रोक दिया था। एक उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है, 50,000 की ब्रिटिश इंडियन आर्मी इन दंगों को रोक नहीं पाई। गांधी अकेले जाके इन दंगों को, गांधी की एक अपील पर ये दंगे रुक गए। माउंटबेटन कहते हैं वन मैन बाउंड्री फोर्स, वन मैन बाउंड्री फोर्स। तो ये भी ध्यान रखिएगा, गांधी के लिए एक शब्द यूज़ हुआ है, एक उपाधि यूज़ हुई है, वन मैन बाउंड्री फोर्स। एक आदमी जो पूरी सेना के बराबर था वो थे गांधी। और गांधी को ये उपाधि किसने दी है? तो वो है माउंटबेटन। और मुझे उम्मीद है अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन प्रश्न हैं और आप अपनी तरफ से अपने सुझावों से मुझे ज़रूर अवगत कराइए। ये आपका नैतिक दायित्व भी बनता है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि एक नियमित अंतराल पे मैं आपके सामने क्लास लेकर उपस्थित होता रहूँ। फिलहाल आप ये देखिए, गांधी की दांडी यात्रा की तुलना किसने नेपोलियन की पेरिस से अल्बा तक की यात्रा से की? गांधी की दांडी यात्रा, दांडी मार्च की तुलना किसने नेपोलियन की पेरिस से अल्बा तक की यात्रा से की थी? सुभाष चंद्र बोस हैं, सी राजगोपालाचारी हैं, सरोजनी नायडू हैं या फिर वेब मिलर हैं? वेब मिलर, सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचारी या फिर सुभाष चंद्र बोस? मुझे बताइए और आप आई थिंक जवाब दे पाएंगे। और सही जवाब है यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस। बहुत बढ़िया जा रहा है। ये प्रश्न परीक्षा भवन में अगर कभी इस तरह से पूछ लिया जाए तो प्लीज़ गलत मत करिएगा। और एक बड़ी बात है यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, सरोजनी नायडू धरसाना में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपसे एक प्रश्न ये भी पूछा गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को किस पत्रकार ने कवर किया है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को कवर करने वाले वेब मिलर हैं। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को किस पत्रकार ने कवर किया है? तो उनका नाम है वेब मिलर। आई थिंक बढ़िया कर पा रहे हैं आप लोग। और अगर मैं पूछता हूँ भारत छोड़ो आंदोलन को किसने कवर किया है, मुझे बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन को किसने कवर किया है, किस पत्रकार ने लिखा है? नाम बताएंगे मुझे उनका? भारत छोड़ो आंदोलन को किस पत्रकार ने कवर किया है? तो मैं बताता हूँ, उनका नाम है लुई फिशर। देखिए, कई सारी बातें एक साथ मैं आपको बता रहा हूँ। और मुझे एक बात और बताइए, स्वदेशी आंदोलन, बायकॉट मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन को किस पत्रकार ने कवर किया है? तो उनका नाम है नेविन्सन। ये तीनों पत्रकार आप याद रखिएगा, पता नहीं कब कौन सा प्रश्न कहाँ से बन जाए। ठीक है ना? तो स्वदेशी आंदोलन के लिए नेविन्सन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए वेब मिलर है और भारत छोड़ो आंदोलन के लिए लुई फिशर है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपने नोट किया होगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, नमक आंदोलन में, ये बेसिकली आज का जो आपका ये टेस्ट पेपर है बेसिकली गांधी पर फोकस्ड है। और गांधी से एक प्रश्न तो फिक्स है, पूछा ही जाता है परीक्षा भवन में। तो फिलहाल आप इसे देखिए, नमक आंदोलन में गांधी की गिरफ्तारी के पश्चात आंदोलन का नेतृत्व किसके हाथों में आ गया? यानी कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी गिरफ्तार हो गए
तो इस आंदोलन को किसने लीड किया? जवाहरलाल नेहरू हैं, विनोबा भावे हैं, अब्बास तैयब जी हैं, या गांधी के पुत्र मणिलाल और सरोजनी नायडू हैं? आप मुझे बता सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर जवाब आप दे पा रहे हैं तो ठीक है, मुझे बताइए। और यहाँ पे सही जवाब है अब्बास तैयब जी, गलती मत करिएगा। यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी नमक आंदोलन में गांधी की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन का नेतृत्व किसके हाथों में आया? अब्बास तैयब जी हैं। ठीक है, तो एक प्रश्न और यहाँ पर देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय शुरू हो रहा है, पहले सत्याग्रही कौन है? तो पहले सत्याग्रही जो गिरफ्तार हुए वो विनोबा हैं, विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रही कौन हैं? तो वो जवाहरलाल नेहरू हैं। और अभी किसी परीक्षा में ये पूछा गया था कि तीसरे सत्याग्रही के रूप में किसकी गिरफ्तारी हुई? तो मुझे बताएंगे तीसरे सत्याग्रही कौन है। और ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब तीसरा सत्याग्रही भी पूछा जा सकता है, और सो फार एज आई रिमेंबर इट इज ब्रह्मदत्त। ठीक है, तो तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो वो ब्रह्मदत्त हैं। मैं व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की बात कर रहा हूं, और यहां पर चूंकि नमक आंदोलन की बात आ रही है, तो नमक आंदोलन में सही जवाब है अब्बास तैयब जी। क्लियर? और अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है, और ये कह रहे हैं कि ये बताइए कि गांधी ने अपनी दांडी यात्रा में साबरमती आश्रम से, थोड़ा ध्यान रखिएगा, दांडी मार्च, साबरमती आश्रम से वो दांडी समुद्र तट की 385 किलोमीटर की दूरी लगभग कितने दिनों में पूरी की? अब ये प्रश्न भी ऐसे आ रहा है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है कभी कभी इन तरह के प्रश्न, इन प्रश्नों को हैंडल करने में थोड़ी सी कभी दिक्कत भी हो सकती है, लेकिन आपको अपनी आंखें और अपना दिमाग दोनों खुला रखना है। 30 दिन, 26 दिन, 24 दिन, 28 दिन, तो यहाँ पे जवाब है 24 दिन। ये प्री प्लान्ड है पूरा। आप ध्यान रखिएगा, ये दांडी यात्रा शुरू किस तारीख को हुई थी? 12 मार्च 1930 को शुरू हुई है। ठीक है, ये प्रारंभ हुआ है, कहाँ से प्रारंभ हुआ है? साबरमती आश्रम से। अभी देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न इसमें चुनिंदा हैं, उम्मीद करता हूँ कि हो सकता है एक आध प्रश्न इसमें से आ जाए। और फिर ये यात्रा समाप्त कब हुई? दांडी यात्रा समाप्त कब हुई, किस तारीख को? तो ध्यान रखिएगा, दांडी यात्रा समाप्त हुई है 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल 1930 को समाप्त हुई है। कहां पे? नौसारी जिले में, दांडी समुद्र तट पर। क्लियर हो रहा है? मुझे बताइए, जवाब दीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन या नमक आंदोलन की शुरुआत कब हुई है? वो 6 अप्रैल को हुई है। ये यात्रा 5 अप्रैल को खत्म हुई है, ध्यान रखिएगा। तो तदनुसार आप ऐड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 24 दिन, लगभग 24 दिन आएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न तो सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं, और ये मैंने रिमार्क में लिखा है कि 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930। अभी आपको मैंने बताया लगभग 240 मील की दूरी या लगभग 385 किलोमीटर की दूरी। फिलहाल आप ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का जवाब दीजिए और बहुत सोच के दीजिएगा। गांधी की दांडी यात्रा के लिए साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को कुल कितने लोग पद यात्रा के लिए निकले? कुल कितने लोग अपनी इस पद यात्रा के लिए निकले? 78, 80, 72, 79। जवाब क्या आना चाहिए? बताइए, जल्दी बताइए। और गलत जवाब दिया है बहुत से लोगों ने, कुछ लोगों ने सही जवाब दिया है, और सही जवाब है 79। 78 नहीं, वो कह रहा कुल कितने लोग निकले, कुल कितने लोग निकले। गांधी अपने 78 सहयोगियों के साथ निकले। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, गांधी प्लस उनके 78 सहयोगी। अगर यह प्रश्न इस तरह से होता कि गांधी अपने कुल कितने सहयोगियों के साथ निकले, तो होता 78। यह प्रश्न भी आया है कहीं पर, वो कह रहे कुल कितने लोग निकले, तो प्लस गांधी यानी 1, गांधी को भी लीजिए भाई, गांधी भी निकले, तो इट इज 79। क्लियर हो रहा है? कितने लोगों का यह प्रश्न गलत हुआ? एकदम सरल प्रश्न है और जल्दबाजी में गलत किया आपने। कितने लोगों का गलत हुआ, मुझे रिप्लाई करिए फटाफट। ठीक जा रहा है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ये देखिए, ये रिमार्क में मैंने क्लियर किया है, गांधी प्लस
78 सहयोगी, 79 लोग। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आप, ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट ही हैं, मैंने चुनिंदा प्रश्न ही रखे हैं, पढ़िएगा। मुझे बताइए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी किस स्थान से गिरफ्तार किए गए? गांधी की गिरफ्तारी नौसारी, यरवदा, कराड़ी या वर्धा? नौसारी, यरवदा, कराड़ी या वर्धा? जवाब दीजिए। और मुझे उम्मीद है कुछ लोग सही जवाब देंगे, और सही जवाब है कराड़ी। सही जवाब है कराड़ी। ध्यान रखिएगा, आंदोलन गांधी ने शुरू किया है 6 अप्रैल 1930 को। गांधी गिरफ्तार हुए हैं 5 मई 1930 को। ध्यान रखिएगा, कहां से गिरफ्तार हुए? कराड़ी से गिरफ्तार हुए हैं, कराड़ी से गिरफ्तार हुए हैं। ध्यान रखिएगा, एक जगह है, दूसरी कलाड़ी शब्द आता है एक, ये केरल में है। ये दोनों डिफरेंट हैं, वो कराड़ी और ये कलाड़ी डिफरेंट है। ये कलाड़ी केरल में है, और मुझे उम्मीद है शायद अगर आपको पता हो, ये आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म स्थान है। ठीक है, ये आदि गुरु शंकराचार्य का जन्मस्थली है, ये उनकी कलाड़ी। और गांधी जहां से गिरफ्तार हुए हैं वो जगह है कराड़ी। दोनों जगह अलग अलग हैं, अलग अलग स्टेट में है। तो मुझे उम्मीद है ये डाउट भी आपका क्लियर हुआ होगा। अगला प्रश्न देखिए, आप नोट्स बना लीजिए, और वही प्रश्न जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया उसको प्रश्न के फॉर्म में देख लीजिए, जवाब तुरंत सही आ जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान किसने कहा था कि, इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा, इस अधनंगे फकीर को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड से वार्ता करने के लिए जाते हुए सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियों को चढ़ते हुए देखने का दृश्य अपने आप में अद्भुत और विस्मयकारी प्रभाव उत्पन्न करने वाला है। विंस्टन चर्चिल हैं, क्लीमेंट एटली हैं, जॉन साइमन है, या फिर फ्रैंक मॉरिस है? और जवाब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान अधनंगे फकीर शब्द की उपमा गांधी को फ्रैंक मॉरिस ने दी थी। ये डाउट क्लियर होना चाहिए, और इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अधनंगे फकीर के लिए अगर ऑप्शन में फ्रैंक मॉरिस हैं तो सबसे पहले फ्रैंक मॉरिस ही चुने जाएंगे। फ्रैंक मॉरिस ऑप्शन में नहीं है, फ्रैंक मॉरिस ऑप्शन में नहीं है, तब आप करीबी जवाब के तौर पे विंस्टन चर्चिल को चुन सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये बात अच्छे से याद रखनी होगी। फिलहाल इस प्रश्न को देखिए, आजाद हिंद फौज का प्रयाण गीत कदम कदम बढ़ाए जा, जो एक तेज कदम ताल गीत था, की रचना किसने की? किसने लिखा? श्यामलाल गुप्ता, राम सिंह ठाकुर, प्रेम सहगल, या फिर कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन? कौन है बता सकते हैं? श्यामलाल गुप्ता जी हैं, राम सिंह ठाकुर हैं, प्रेम सहगल है, या फिर कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन है। रानी लक्ष्मीबाई जो ब्रिगेड बनी थी आज़ाद हिंद फौज में, उसकी वो कमांडेंट हैं। फिलहाल मैं आपको सही जवाब बताता हूँ, और वो हैं राम सिंह ठाकुर। बहुत शानदार गीत है ये। और श्यामलाल गुप्ता का जो गीत है वो विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये प्रश्न भी कई बार आया है, तो ध्यान रखिएगा। वो कदम कदम बढ़ाए जा राम सिंह ठाकुर ने लिखा है। और ये जो कदम ताल गीत है ये आपको गूगल पे पूरा मिल जाएगा। मैंने इसकी कुछ चुनिंदा लाइनें लिखी हैं यहाँ पर आपके लिए, जो आपको एकदम जोश और ऊर्जा से भर देंगी। इसको एक बार पढ़िए। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये ज़िंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा, ये ज़िंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा, तू शेर हिंद आगे बढ़। ध्यान से देखिए कितनी बढ़िया बात है। तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से तू कभी न डर, मरने से तू कभी न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर। क्या बात है, शानदार बात है भाई। उड़ा के दुश्मनों का सर, जोशे वतन बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। ये पूरा कदम ताल गीत आपको गूगल पे बहुत लंबा सा है, मिल जाएगा, और इसका ऑडियो वर्जन विथ म्यूज़िक भी मिल जाएगा। कैसे वो गाते थे, कैसा इसका म्यूज़िक था,
आप इसे सुनेंगे हमेशा जोश से भरे रहेंगे। फिलहाल आज की टेस्ट सीरीज़ को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ और इसके बाद अगले समय में हम लोग जल्दी ही कुछ अगला सेगमेंट लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। धन्यवाद। नमस्कार।